राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी के अंतर्गत हिंदी साहित्य जो आपका फर्स्ट पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर के लिए मलिक मोहम्मद जायसी इसके बारे में पढ़ेंगे। पद्मावत यानी आपके जो पद्मावत पाठ्यक्रम में है, लगभग सभी विश्वविद्यालयों के लिए जायसी और जायसी का जो पद्मावत लिखा गया है उसका परिचय हमें पढ़ना चाहिए। इसका पहला भाग हम पढ़ रहे हैं, यानी इसके 3 भाग हम पढ़ेंगे। प्रत्येक के हमने 3 भाग पढ़े हैं। इससे पहले हमने जैसे ढोला मारूरा दुहा, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक, इनसे संबंधित यानी जो वीडियोस पढ़े। और हिंदी साहित्य का जो दूसरा पेपर होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इनसे संबंधित भी हमने पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत का पहला भाग। पद्मावत के पहले भाग में हम सबसे पहले जानेंगे कि एक तो मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे, इसके अलावा पद्मावत की कथा क्या है, यानी पद्मावत जो है वो कैसे लिखी गई और पद्मावत का कथानक क्या है, यानी ये मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ने के लिए देखिए, मैं आपको अभी नंबर बता दूंगा जिसपे आप ऐड हो सकते हैं और ऐड होकर के यानी जो भी वीडियोस यानी फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल, यानी बीए प्रथम वर्ष से लेकर के और फाइनल तक जितने भी जो हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और आपके हिस्ट्री, इनसे संबंधित वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए सेम ही है, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे। सबसे पहले ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म है वो संवत 1550 में हुआ और मृत्यु है वो 1600 में हो गई थी। संवत 1550 यानी संवत 1550 का मतलब है यानी 1493 या 94 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा और मलिक वंश के कवि हैं। किसके हैं? मलिक वंश के कवि हैं। इसके अलावा इनके बारे में यानी इनका अमेठी से जायस नगर के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम जायसी रह गया था। अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि जिनके लिए केवल जायसी शब्द का प्रयोग भी उनके उपनाम की भांति किया जाता है, इस बात को सूचित करता है कि वो जायस नगर के निवासी थे, यानी जायस नगर के निवासी थे। अब इसके संबंध में और भी कई सी बातें हैं कि वो जैसे जन्म से मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने जो काव्य रचनाएं की थी वो हिंदी के जो या हिंदू जो है, हिंदुओं के राजघरानों की कथाओं को लेकर के इन्होंने काव्य रचना की है। इनका जो पद्मावत प्रेम काव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक प्रसिद्ध है। पद्मावत क्या है, पद्मावत क्यों लिखा गया, इसके संबंध में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पद्मावत का कथानक क्या है, यानी पद्मावत के बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। पद्मावत जो है ये एक कवि सिंगलदीप, कवि क्या कहता है? सिंगलदीप, यानी उसके राजा गंधर्व सेन थे सिंगलदीप के, जिसको हम आज श्रीलंका भी कह सकते हैं। गंधर्व सेन थे। राजसभा, नगर, बगीचे इत्यादि का वर्णन करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता है। वो उल्लेख करता है सिंगलदीप में पद्मावती का जन्म होता है। और राजा गंधर्व सेन के पास एक तोता होता है जिसका नाम होता है हीरामन। और वो हीरामन तोता यूं कह सकते हैं कि मानव भाषा में बातें करता था। मानव भाषा में बातें करता तो राजकुमारी पद्मावती उसे बहुत चाहती थी। सदा वह तोता पद्मावती के पास ही रहा करता था, पद्मावती के पास रहा करता और सारी बातें वो पद्मावती से किया करता था। पद्मावती को वो समझाता भी था। यूं कह सकते हैं कि हीरामन जो है वो एक गुरु की तरह था, यानी उसके लिए बहुत अधिक बातें बताया करता था। जब पद्मावती बड़ी हुई अर्थात सयानी हुई और उसके रूप की ज्योति भूमंडल पर सबसे ऊपर हुई, यानी वो बहुत अधिक सुंदर राजकुमारी थी। और वह सुंदर राजकुमारी थी तो तोता जो है वो स्वयं चिंतित रहने लगा कि राजकुमारी का संबंध भी उसी प्रकार के एक सुंदर और बहुत ही गुणवान और योग्य राजा या राजकुमार से होना चाहिए। दिन रात प्रयत्न करने पर भी
यानी पद्मावती का विवाह नहीं हुआ, तब हीरामन ने कहा कि मैं आपके विवाह का प्रयत्न करूंगा। वो हीरामन से बातें किया करती थी। तब सुए ने एक दिन कहा कि आप कहो तो मैं देश देशांतर में घूम करके और मैं तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढूं। यानी सुए ने कहा, तोते ने कहा कि यदि, हीरामन तोते ने, कि आप यदि कहोगे तो मैं देश देशांतर में घूम करके और आपके लिए एक योग्य वर ढूंढ करके लाऊंगा। राजा को इस बात का पता लग गया। राजा गंधर्व सेन जो है उसे इस बात का पता लग गया। तब क्या हुआ, उसने क्रोधित होकर के और तोते को मार डालने की आज्ञा दे दी और कहा कि आप इस तोते को मार डालो। लेकिन पद्मावती ने जब विनती की तो तोते के प्राण बच गए। लेकिन तोता वहां से खिन्न हो गया, उदास हो गया, और उदास होकर के वह तोता क्या होता है कि वहां से उड़ जाता है। उड़ करके और सिंगल द्वीप के मार्केट में वहां चला जाता है, बाजार में चला जाता है, और पद्मावती से प्रणाम करके विदा मांग करके और तोता वहां से उड़ा। वहां से उड़ने के बाद हालांकि पद्मावती ने उसे बहुत मना किया कि आपको नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन तोता नहीं माना और वह वहां से उड़ गया। उड़ने के बाद तोता क्या है कि वहां से बाजार में चला जाता है, और उस बाजार में सिंगल द्वीप में, यानी सिंगल द्वीप में, जैसे ये हीरामन है सिंगल द्वीप में और ये पद्मावती सिंगल द्वीप में, क्या हुआ कि वहां पर इधर चित्तौड़ के व्यापारी आए हुए थे। चित्तौड़ के व्यापारी वहां पर गए हुए थे और उसने देखा कि ये किसी दूसरे देश के लगते हैं, तो वह तोता उन लोगों के साथ चित्तौड़ आ गया। कहाँ आ गया? चित्तौड़ आ गया। चित्तौड़ आने के बाद जो ही वह तोता जब मानव भाषा में बातें करता था, तब चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने, यानी जब व्यापारियों ने कहा कि हमारे पास एक इस प्रकार का तोता है जो कि बहुत अधिक मानव रूप में बातें करता है, तो पहले का जमाना था और राजा जो है उसे खरीद लिया। राजा ने उसे खरीद लिया। अब क्या है कि राजा ने जब तोते को खरीदा तो तोता क्या हुआ कि वहां से बिक गया, मतलब तोते का बिकना। अब जैसे मान लो जब वो राजा रतन सेन के पास गया, तो रतन सेन के पास जाने के बाद हीरामन तोते ने पद्मावती का बखान उसके सामने तो नहीं किया, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजा रतन सेन की पत्नी थी जिसका नाम था नागमती। क्या नाम था? नागमती। यानी एक तो नागमती थी, एक पद्मावती थी, रानियां, यानी दो रानियां थी उनके। पद्मावती के बारे में तो वो अभी बता रहा है, और नागमती उनके पास पहले से थी। तो नागमती जब वो सज संवर रही थी, अर्थात अपने आप की रूप सज्जा कर रही थी, तो उस समय तोते ने अपना मुंह सिकोड़ करके और नागमती से कहा कि तुम्हारी सुंदरता तो, यानी हमारी जो पद्मावती है उसके सामने कुछ भी नहीं। तोते ने जब ये बात कही नागमती को, तो नागमती को वो बात लग गई और नागमती मन ही मन अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी और सोचा कि जब भी ये बात अगर राजा रतन सेन को बतला देंगे तो मेरा जो अस्तित्व हो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस तोते को मरवाना चाहा, और मरवाने के लिए उसने बहुत सारे यानी उपाय ढूंढे और समय और मौका देखती रही। एक बार राजा रतन सेन बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, तभी उन्होंने मौका पाकर के अपनी जो यानी दासी थी, उस दासी से कहा कि इस तोते को मार डालो, तोते को मार डालो। जब तोते को मार डालो का कहा गया, तो उस दासी ने उस तोते को ले लिया। लेने के बाद तोता इतना सुंदर था, मानव भाषा में बातचीत कर रहा था, तो वह जो दासी है उसे मार नहीं पाई और उसने अपने घर पे रख लिया। काफी दिनों के बाद, कई दिन हो गए, कई दिन होने के बाद हुआ क्या कि जब राजा वापस आए, तो वापस आते ही उन्होंने अपने हीरामन के बारे में पूछा। हीरामन के बारे में पूछा तो हीरामन नहीं मिला, और बहुत अधिक जोर देकर के पूछने पर रानी ने कहा कि तोता मर गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे मरने के सबूत चाहिए कि तोता कैसे मरा, क्या हुआ, कहां मरा, उसके बारे में मुझे सबूत चाहिए। सबूत मांगने पर उसने कहा कि ये जो अपनी दासी है, उस दासी का कुछ नाम था, कि इसे आप पूछ लो। तब दासी से और कड़ाई से पूछ की गई, तो दासी ने कहा कि रानी शाह ने मुझे इस तोते को मारने का आदेश दिया था, लेकिन मैं उसे मारा तो नहीं, मेरे घर पे बैठा है। जब उसे तोते को लाया गया, तोते ने पद्मावती के बारे में राजा रतन सेन को बता दिया। जो ही राजा रतन सेन को इस बारे में बताया गया, तो बताते ही हुआ क्या, रतन सेन को जब बताया गया तो हुआ क्या
यानी राजा रतन सेन है वो अपने 1200 राजकुमारों के साथ योगी का वेश धारण करके और उधर से सिंगल द्वीप की तरफ कूच कर दिया। यानी वो सिंगल द्वीप की तरफ चले गए और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। अब वहां बीच में बहुत सारे उनकी बाधाएं आई। यानी जब हम पद्मावती को पढ़ेंगे एक एक चैप्टर को, तब हमें पता चलेगा कि उनके साथ में कौन कौन सी बाधाएं आई। आज तो हम इस संक्षेप में इसको पढ़ रहे हैं ताकि इसमें से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि क्या, जैसे मान लो कोई तरह का प्रश्न आ जाता है कि राजा रघुनाथ सेन कौन थे, हीरामन तोता कौन था, हीरामन तोते के द्वारा पद्मावती को क्या बखान किया गया, सिंगल द्वीप में वो कहाँ गया, अब वो जैसे राजा रतन सेन और पद्मावती का मिलन कब हुआ, ऐसा करके। और जो ही राजा उधर कूच किया तो वह भी तोता भी उनके साथ उस काफिले के साथ साथ चल रहा था। साथ साथ चलने के बाद जब यानी सिंगल द्वीप पहुंचे तो सिंगल द्वीप में राजा गंधर्व सेन का जो बाग बगीचा था उस बगीचे में उन्होंने वो डेरा दिया, अर्थात वहां पर रुक गए। और वहां रुकने के बाद जो ही तोते को पता चला, तोता वहां से उड़ करके और राजकुमारी पद्मावती के महल में जाता है और पद्मावती के महल में जाकर के और उनसे कहा कि मैंने आपके योग्य वर ढूंढ दिया है और तुम जाकर के उससे मिल सकती हो। अपना जो बगीचा है उस शाही बगीचे में उनका डेरा लगा हुआ है, वहां आप जाकर के पूछ सकते हैं। तो जो ही पद्मावती को ये बात भान लगी तो पद्मावती ने चुपके से और वह अपनी सहेलियों के साथ राजा रतन सेन से मिलने के लिए उस बगीचे में जाती है। बगीचे में जाने के बाद जो ही रतन सेन ने पद्मावती को देखा, पद्मावती के रूप सौंदर्य को देख करके और वह योगी मूर्छित हो गया। यानी रूप सौंदर्य इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देख करके वो मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होने पर एकदम बेहोश हो गया। पद्मावती जब उनके पास गई तो वो बेहोश था। तब पद्मावती ने वहां पर उसे उसके वक्ष स्थल पर लिख दिया था कि हे योगी, आपने जब योग किया और अपने योग का फल जब तुम्हारे सामने आया तो तुम होश में नहीं थे। और जब काफी समय के बाद जब उनकी तंद्रा टूटी, होश में आए, तब तक वह पद्मावती वहां से जा चुकी थी। और लेकिन उनका जो रूप सौंदर्य है, प्रथम दृष्टि में जो उन्होंने उसका सौंदर्य देखा था, वह सौंदर्य उनके हृदय में बस गया था और उस सौंदर्य को उन्होंने बार बार देखना और रानी उसे अपनी रानी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वहीं से उनका राजा गंधर्व सेन के बीच और रतन सेन के बीच युद्ध होता है। युद्ध में रतन सेन की विजय होती है। विजय होने के बाद रतन सेन है वो पद्मावती को लेकर के और यहाँ चित्तौड़ आ जाते हैं। चित्तौड़ आने पर उस समय आपने देखा, आप इतिहास में पढ़ा होगा कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। यानी अलाउद्दीन जो था वह भी एक क्रूर व्यक्ति था और जब उन्होंने इस प्रकार की सुंदर रानी के बारे में सुना तो वह भी चढ़ाई करके और यहाँ आ गया और उन्होंने उससे एक झरोखे में उसके दर्शन किए थे। दर्शन करने मात्र से भी वह भी मूर्छित हो गया था। लेकिन उन्होंने किया क्या कि राजा रतन सेन को पकड़ लिया। रतन सेन को पकड़ लिया और रतन सेन को बंदी बना करके ले जा रहा था। तब उन्होंने कहा कि यदि पद्मावती स्वयं आ जाए तो हम इसे छोड़ सकते हैं। ऐसा कहते कहते हुआ क्या कि जब जैसे यानी राजा रतन सेन को छुड़वाने के लिए उनके गोरा और बादल जो चचेरे भाई थे, गोरा बादल जिनका नाम आपने इतिहास में सुना होगा, यानी गोरा और बादल जो उनके चचेरे भाई थे वो बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति थे और तलवार के धनी थे, वीर सैनिक थे और समर्पण रूप से पद्मावती के अस्तित्व की और पद्मावती के सौभाग्य की रक्षा करने के लिए वो आए हुए थे। तब यानी उन्होंने इसी प्रकार की पालकियां सजाई और कहा कि पद्मावती आएगी आपसे मिलने के लिए, अलाउद्दीन से कहा गया, लेकिन पालकी में आएगी और वह पालकी वहां पहुंचेगी। और उन्होंने क्या किया, उन डोलियों में बहुत सारे राजकुमार बैठा दिए और यानी वीर सैनिक बैठा दिए और एक साथ उन डोलियों को खोला गया, यानी पालकियों को खोला गया। खोलने के बाद यानी एकदम वहां पर युद्ध हुआ। युद्ध होते ही युद्ध में उन्होंने राजा रतन सेन को पहले ही उन्होंने बंदी से छुड़ा लिया था कि भाई आप इसे छोड़ दो, और राजा को रतन सेन को छोड़ते ही उन्होंने वो चित्तौड़ की तरफ कूच कर गए
और जब बीच में उनसे लड़ते लड़ते यानी जब उन्हें पता चला कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, तब उन्होंने चित्तौड़ की बहुत सारी सेना का भी नाश किया, सेना भी मर गई थी काफी। लेकिन गोरा और बादल लड़ते लड़ते आखिर वीरगति को सही पा गए। और फिर से राजा रतन सेन का सामना हुआ। राजा रतन सेन भी जब युद्ध में काम आ गए थे, तब पद्मिनी ने जब सुना, तो पद्मिनी ने क्या किया, यानी जोहर कर लिया था। यानी ये उस समय की कथा से संबंधित है। और हमारे जो है वो उसका वर्णन तो है ही, इसके साथ साथ जैसे नागमती का विरह वर्णन भी है, जिसको हम पढ़ेंगे। यानी आज दूसरे भाग में हम इनका पढ़ेंगे कि नागमती का क्या विरह वर्णन था और नागमती के सौंदर्य की क्या क्या बातें थी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत अधिक अच्छा महाकाव्य है, सबसे अच्छा महाकाव्य है, जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये सूफी प्रेम को भी व्यक्त करता है। यानी सूफियों का जो महाकाव्य, मैं आपको नंबर बता रहा था, नंबर ये हैं आपके, जैसे 9610208295, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज से हम पहले भाग में इतना ही पढ़ेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।